अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एमडी कैट के पास पेपर्स को, चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर दिया था रिएक्शन काइनेटिक्स का। उसके जो है स्टार्टिंग के हमने 12 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, फिर जो है हमने कंटिन्यू करना है एमसीक्यूज़ नंबर 13 से। तो उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो एमसीक्यूज़ नंबर 13 है हमारे पास। कह रहे हैं आपसे कि फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है 2NO O2 जो कि प्रोड्यूस कर रहा है NO2। द रेट इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका जो रेट है हमारे पास वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, डिस्कस किया था कि भाई रेट जो है, रेट हमारे पास वो डिपेंडेंट है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है भाई? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो अब रिएक्टेंट के अंदर हम देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एक तो NO मौजूद है हमारे पास, और दूसरा क्या मौजूद है? O2 मौजूद है। तो NO के साथ नंबर ऑफ मोल्स जो है 2 लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि NO की जो पावर होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स 1 ही हैं, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी होगी भाई? 1 ही रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं NO की पावर 2 और O2। ये रहा NO की पावर 2 और O2, तो इसका मतलब रेट जो है वो बराबर हो जाएगा K, क्योंकि कांस्टेंट भी है वहाँ पे हमने देखा था। तो NO की पावर 2 और साथ साथ O2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए B जो है हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट MCQ आपसे कह रहे हैं कि भाई इन द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट द इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स इज गिवन बाय। अच्छा, हाफ लाइफ का ये जो है 2015 का आपके पास कह लो, लेकिन अभी हाफ लाइफ का टॉपिक मेरे ख्याल से तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन मे भी पॉसिबल दे दें। तो बस इसका फॉर्मूला आप देख लो, इतना ज़्यादा हाफ लाइफ को फिर डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई हाफ लाइफ क्या होता है ये वो। ठीक है, तो हम बस फार्मूला देख लेते हैं। जो MCQs आया उसके लिए ऐसे फार्मूला देख लेते हैं कि भाई हाफ लाइफ का फार्मूला होता है हमारे पास। कह रहे हैं कि भाई टी हाफ, जो मतलब कि हाफ लाइफ हम बोलते हैं जिसको, वो बराबर होता है जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो बराबर होता है dN/dt इज इक्वल्स टू लैम्डा एन, यानी कि चेंज इन एन हमारे पास अपॉन डी टी, dN/dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन। अब इसके लिए इसलिए इस फॉर्मूले के लिए ऐसे हम देखते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं ज़रा। डेल्टा एक्स, एक्स तो हमने नहीं देखा कि भाई एक्स हमारे पास फॉर्मूले के अंदर तो कहीं है ही नहीं। टी है और एन है। ठीक है, अच्छा एन तो यहाँ पे है लेकिन साथ साथ एक्स भी आ रहा है ना, तो इसलिए हमने मना कर दिया कि भाई नहीं है। ठीक है, अच्छा डेल्टा एन इज इक्वल्स टू के एन डेल्टा टी। यहाँ पे अगर आप देखो तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव साइन भी है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन वाला ये है और एक ये है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो भाई, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू एन माइनस एन डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा एन लैम्डा नहीं आ रहा, एक लैम्डा आ रहा था हमारे पास, एक लैम्डा आ रहा था, लेकिन लैम्डा नहीं है वहाँ पे। तो कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है अब तक जितने हमने देखी। तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं भाई, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा है और जो फॉर्मूला में डी लिखा हुआ है, तो डी मतलब चेंज ही की हम बात करते हैं ना, dN/dt चेंज की बात करते हैं। तो डी का हूँ लैम्डा का हूँ तो बात एक ही है। तो लैम्डा एन इज इक्वल्स टू, अगर ये डेल्टा टी को मैं उधर लेके आऊँ तो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस लैम्डा एन और चेंज इन टाइम। तो ये देखो माइनस लैम्डा एन चेंज इन टाइम डेल्टा टी डी टी की जगह पे और डी एन। तो फॉर्मूला वही है, बस इधर डिवाइड में आ रहा था, उधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में कुछ ना कुछ मिसिंग था, एक्स था यहाँ पे, वहाँ एक्स नहीं है, और यहाँ पे जो है लैम्डा नहीं है, यहाँ पे भी लैम्डा नहीं है, लैम्डा इस वाले के अंदर आ रहा है। तो लैम्डा एक ही के अंदर आ रहा है, ऐसा भी देख लो। हाँ, अब वो आपका अपना नज़रिया होगा कि भाई आप किस नज़रिए से देखते हो कि MCQ सॉल्व करने के लिए जो है किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो व्हेन द चेंज इन कंसंट्रेशन इज 6 एक्सपोनेंट माइनस 4, अगर चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास 6 एक्सपोनेंट माइनस 4।
यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, एंड टाइम फॉर दैट चेंज इज 10 सेकेंड, और जो टाइम है वो हमारे पास यानी कि डेल्टा टी होगा वो 10 सेकेंड। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि भाई द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो अपने पास, डेफिनेशन भी आपको कहीं ना कहीं काम देगी ही, सही है। तो डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले अपने पास कि भाई इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा हो प्रोडक्ट के, ठीक है, या फिर रिएक्टेंट के, ठीक है, उसको डिवाइड कर दें अगर टाइम से, तो हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि भाई रेट निकलता है, देखो रेट निकलता है किसी चीज़ के चेंज होने से। कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो अगर चेंज हो रही है तो रेट निकलेगा, यही बात डिस्कस की थी वहाँ पे हमने। अब कौन सी प्रॉपर्टी ली, कंडक्टिविटी ले ली थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हमने बात की थी। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो भाई चेंज आना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो चेंज निकलेगा तो इसका मतलब कि भाई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट करो कि रेट बराबर है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। रेट बराबर होगा किसके, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के। डेल्टा एक्स क्या है अब यहाँ पे, डेल्टा एक्स कह रहे हैं कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, या तो प्रोडक्ट के या तो रिएक्टेंट के, तो डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना था यहाँ पे भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन 6 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइड बाय डेल्टा टी, और टाइम कितना है हमारे पास 10 है, तो इसको डिवाइड, इसको ऊपर रख देंगे, इसको नीचे रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा आपके पास वो आपके पास सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद से चेक करें और आंसर जो है खुद से इसको नोट करें। अच्छा इसका यूनिट नोट कर लो कि भाई यूनिट क्या लिखा हुआ है, यूनिट है मोल पर डी एम क्यूब सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है भाई, मोल पर डी एम क्यूब सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड नीचे आएगा, ठीक है, सेकेंड डी एम क्यूब के साथ आएगा, तो मोल पर डी एम क्यूब सेकेंड। अच्छा भाई नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, कह रहे हैं आपसे इफ द रिएक्टेंट बी इज एन एक्सेस, एक रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर है, एक्सेस के अंदर है, तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के लिहाज से भाई ऑर्डर बता दो उस रिएक्शन का, और वो ऑर्डर इस तरीके से होगा कि भाई बी एक्सिस में सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास, ए बच रहा है, ए की पावर कितनी है 2 है, ए की पावर 2 है, और उसका ऑर्डर बताएंगे अगर, तो देखो अच्छा एक्सिस की बात आ गई तो सूडो आपको याद आना चाहिए, सूडो याद आना चाहिए, लेकिन अब इसमें एक मसला है। अब एक मसला क्या है कि देखो आपसे बोल रहे हैं ए के लिहाज से आप ऑर्डर बताओ, अब ए के लिहाज से ऑर्डर बताना है, ए की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है ए की पावर, तो इसका मतलब ए की पावर अगर 2 है तो ऑर्डर तो सेकंड होगा, ऑर्डर तो सेकंड होगा, लेकिन अब यहां पे बी कह रहे हैं कि भाई एक्सिस के अंदर है, बी एक्सिस के अंदर है, तो एक चीज अगर एक्सिस के अंदर होती है और दूसरी चीज के लिहाज से ऑर्डर निकालना होता है तो सूडो होता है, लेकिन सूडो का सेकंड ऑर्डर तो यहां पे गिवन ही नहीं है ऑप्शन में। सूडो कौन सा गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर गिवन है। अगर अगर देखो मैं यूं नहीं कह रहा कि भाई सवाल गलत है, लेकिन अगर क्या होता, अगर सवाल के अंदर आपके पास ये आ जाए कि भाई ऐसा ऑप्शन में यूं हो कि भाई सूडो फर्स्ट की जगह पे सूडो सेकंड दे दिया जाए, तो आप सबसे पहले वही ऑप्शन से जाओगे। मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे जो है सेकंड होता, ऑप्शन के अंदर सेकंड हो, लेकिन हमने जो है फर्स्ट लिखा हुआ हो, या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ये देखो ये एक पॉसिबिलिटी है कि भाई सेकंड हो और यहाँ पे हमने फर्स्ट लिख दिया हो, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यूज बिल्कुल सही हो, ठीक है। अब इस सूरत में अगर यही एमसीक्यूज आया आपके पास, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर गिवन हो आपके पास, तो आप क्या करोगे, आप इसमें जो है बी एक्सिस के अंदर है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इन गिवन रेट इज, आप किसके साथ जाओगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ हमने, तो आप जो है जाओगे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के साथ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सही है।
क्योंकि आपको बता दिया गया कि भाई बी जो है किसके अंदर है, एक्सिस के अंदर है। तो एक्सिस के लिहाज से जब आपको बता दिया गया तो अब आप जाओगे सेकेंड ऑर्डर के साथ, क्योंकि सिर्फ ए की पावर कितनी है हमारे पास, 2 है। ए की पावर 2 है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कर देंगे। सूडो नहीं करेंगे क्योंकि सूडो के अंदर फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन ए की पावर 2 है तो इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम इसको कर देंगे। ठीक है। द रेट कॉन्स्टेंट के इज 0.693 मिनट इनवर्स। रेट कॉन्स्टेंट जो है वो इतना है। फिर एक और हाफ लाइफ का सवाल आ गया, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी। अच्छा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला देख लो भाई यहाँ पे कि क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। बस फॉर्मूला अपने पास नोट कर लो, जिस तरह ऊपर वाला फॉर्मूला नोट किया था इस तरह नीचे वाला फॉर्मूला नोट कर लो कि भाई टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें नोट करनी है, नोट किए बगैर ये अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बेकार है पढ़ना। तो बेहतर यही है कि भाई नोट करके पढ़ो, ताकि रिवीजन का के लिए भी मौका आपको कुछ बचे, रिवीजन के लिए भी। ठीक है। अच्छा, के, लेकिन के की वैल्यू तो कितनी दे दी यहाँ पे, रेट कांस्टेंट तो बोल दिया ना भाई, वो भी कितना दे दिया, 0.693। मतलब ऊपर भी 0.693, नीचे भी 0.693। तो अब इसका मतलब कि भाई 0.693 से 0.693 कैंसिल आउट, बचा कितना, 1 मिनट, क्योंकि इसका यूनिट मिनट इनवर्स था ना। तो मिनट इनवर्स, नीचे इनवर्स था, यहाँ पे इनवर्स -1, ऊपर आके +1, तो इसका मतलब कितना बन गया भाई, 1 मिनट बन गया। ठीक है, तो इसलिए 1 मिनट जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहे हैं रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा भाई। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर कब बनता है, तो हमने पढ़ा ना कि भाई फर्स्ट ऑर्डर कब बनेगा, जब हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा। एक रिएक्टेंट मतलब जैसे सिर्फ HI है, कि मैं बोलूँ कि भाई सिर्फ क्या है हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर एक ही चीज़ है, क्या है, HI है। तो भाई मैंने बोला जब मैं इसकी जो है रिएक्शन निकालूंगा, ऑर्डर निकालूंगा, तो एक चीज़ है। तो ऑर्डर जो डिपेंड करता है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि HI सिर्फ आ जाएगा। तो जब सिर्फ HI आएगा तो मैं इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। अगर दो चीज़ें होती, एक की पावर 1 दूसरी की पावर 1, 1 + 1 = 2, सेकेंड ऑर्डर हो जाता। तो कब डिपेंड करेगा भाई, जब हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, ए इसकी पावर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर। अब दो चीज़ें आ गई, ए भी आ गया बी भी आ गया, तो 1 + 1 = सेकेंड ऑर्डर। फिर तीन चीज़ें हों, या तो तीन चीज़ें हों या इसकी पावर जो है 2, दो चीज़ें हो, इसकी पावर 2 हो इसकी पावर 1 हो, तो 2 + 1 = 3। तो लेकिन फर्स्ट के लिए हमें पता चल गया कि भाई एक चीज़ होनी चाहिए और उसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमें पता चल गया। सेकेंड ऑर्डर में 2-3 क्राइटेरिया बन सकते हैं, इसलिए सेकेंड ऑर्डर इन्होंने आपसे पूछा नहीं। सेकेंड ऑर्डर में 2-3 क्राइटेरिया बन सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्या, देखो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी आंसर, कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड्स करेगा भाई कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट पे, एक रिएक्टेंट ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट, 2, क्या पॉसिबिलिटी है कि दो चीज़ें हो रिएक्टेंट के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्डर तो 2 ही होगा कम से कम, अगर दो चीज़ें होंगी तो। कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट, तो जब 2 पॉसिबल नहीं है तो क्या 3 पॉसिबल हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते भाई। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे ही तो डिपेंड करता है। ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो जब मोलर कंसंट्रेशन, इसका नाम ही मोलर कंसंट्रेशन है, तो डिपेंड करेगा किस पे, कंसंट्रेशन पे। तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ के कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा, MCQs नंबर 19 कि भाई गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक गैस है जो कंटेनर के अंदर है जिसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब विद अ मूविंग पिस्टन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स
What will be the effect of freely moving molecules of the gas if temperature is increased from 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस? ये चैप्टर नंबर 4 का एक क्वेश्चन है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है हम इस चैप्टर को जो है पढ़ के आए हैं, तो इस तरीके के सवाल हम कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है अगर आ गया बीच में तो। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई एक वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, लेकिन आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमने पढ़ी है चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 4 है उसके अंदर एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मौजूद होती है। तो जिसके अकॉर्डिंग आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो बोलने कि भाई क्या होगा। तो पहले तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देख लेते हैं कि भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में असल में है क्या। चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके आपके पास जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन आपसे अभी पूछ रहे हैं कि कौन सा पॉइंट पूछ रहे हैं, किस चीज़ का रिलेशन पूछ रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको बताना है कि भाई क्या इफेक्ट होगा फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स पे अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं 20 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो कोई टेम्परेचर के लिहाज से तो एक ही मुझे नज़र आ रहा है कि भाई टेम्परेचर के लिहाज से तो ये पॉइंट नंबर 7 ही है। अगर आप बाकी पॉइंट भी नोट करना चाहो तो अच्छी बात होगी। तो 7 है, कह रहे हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां पे कह रहे हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, दोनों एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब टेम्परेचर तो बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर तो बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कोई ऑप्शन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं कि भाई वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है? हाँ बिल्कुल बढ़ता है, हमने पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है ये कि भाई टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा? तो ये भाई हमने पढ़ा है, चार्ल्स लॉ के अंदर पढ़ा है। चार्ल्स ने बताया था ना, एक तो बॉयज लॉ था कि भाई वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि भाई वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, सॉरी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और चार्ल्स ने बताया कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बात तो हकीकत है, बात तो हकीकत है, लेकिन फिर वही मैं कहूंगा, यहां पे क्या कह दिया, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो क्या ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है? नहीं भाई, ये तो चार्ल्स लॉ एक लॉ है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में रहते हुए बताओ कि क्या अफेक्ट आएगा। इसका ताल्लुक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से नहीं है, बात जबकि सही है। कौन सी बात? ऑप्शन नंबर ए वाली बात सही है, लेकिन ताल्लुक नहीं है। प्रेशर विल बिकम 1/2, नहीं, प्रेशर का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता कि भाई टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर जो है आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ना ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से कोई इफेक्ट है। टेम्परेचर हैज़ नो अफेक्ट ऑन फ्री मूविंग मॉलिक्यूल, नहीं, ये भी टेम्परेचर का अफेक्ट तो है ना भाई मॉलिक्यूल्स पे, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। तो एक इफेक्ट तो हमें यही पता चल गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, एक इफेक्ट तो है मूविंग मॉलिक्यूल्स पे। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो अब बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, और वही करेक्ट होना चाहिए कि भाई कोलाइडिंग एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मोर फ्रीक्वेंटली इंक्रीज करते हैं बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगरचे ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये देख लो, दोबारा दिखा देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो आपको पता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मोर फ्रीक्वेंटली वो क्या करेंगे, फिर कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। छोटे बच्चों की एनर्जी देखा है ना, ज़्यादा होती है,
तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, बस कूदते रहते हैं। कभी शादी में बंदा देखे उनको तो क्या, बिला वजह बस इधर से उधर कूद रहे हैं। क्यों कूद रहे होते हैं भाई, एनर्जी ज़्यादा है, हमारी एनर्जी इतनी नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ये हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है कि भाई जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी मूवमेंट उतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए कोलाइडिंग एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से कोलाइडिंग एबिलिटी उनकी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू। क्या रोल है भाई कैटलिस्ट का, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम कैटलिस्ट को डिटेल में पढ़ चुके हैं, 2 MCQs हमने किए कैटलिस्ट से रिलेटेड कि भाई कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने बोला ज़्यादातर क्या होता है भाई, इन वैसे देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को या तो तेज़ कर देना, ऑल्टर कर देना, चेंज कर देना, या तो रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देना, या तो कभी कभी स्लो भी कर लेते हैं हम। वो नेगेटिव कैटलिस्ट अगर आपको याद हो, अगर रिएक्शन की स्पीड स्लो कर रहे हैं तो नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मेजॉरिटी तो यही होता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि भाई डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि ए और बी दोनों हम चूज कर सकें? डिक्रीज द यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, नहीं, यील्ड पे कोई फर्क नहीं आएगा। यील्ड का मतलब समझ लो, यील्ड कहते हैं क्वांटिटी को, कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी, यील्ड का मतलब भी क्वांटिटी, मिकदार। देखो हमने बोला कि भाई मिकदार को नहीं बढ़ाएगा वो, समझ आई कि भाई, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता, वो सिर्फ स्पीड को स्लो कर देता है या फिर तेज कर देता है। तो भाई 10 kg का रिएक्टेंट यूज़ किया तो 10 kg का ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि रिएक्शन जब उसके अंदर पार्ट नहीं ले रहा, मिक्स नहीं हो रहा, सिर्फ वो स्पीड अप कर रहा है और साइड में हो जा रहा है, अपना काम करके साइड में हो जा रहा है। तो 10 kg का रिएक्टेंट है, 10 kg का प्रोडक्ट है, तो 10 kg दोनों यील्ड में फ़र्क ही नहीं आ रहा, तो डिक्रीज तो होगा नहीं भाई, यील्ड ना, यील्ड इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। अगर हमें देते हैं ऐसा ऑप्शन कि भाई डी में लिखा हुआ होता कि भाई इंक्रीज बोथ ए एंड बी, तो हम लगा देते बोथ ए एंड बी। लेकिन अब चूंकि ऐसा सिनारियो आ गया कि भाई एक को पिक करना, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, तो आप किसके साथ जाओगे फिर? इंक्रीज के साथ जाओगे, क्योंकि मेजॉरिटी हम रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहे हैं विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ NaCNO। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक सवाल आ गया, नहीं तो इसको तो हम कर ही नहीं सकते अभी, तो ये तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आ गई। सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। तो वो हम ये MCQs हम वहीं के लिए रखते हैं, उस चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बस फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, एक रिएक्शन है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन, भाई रिएक्शन क्या है भाई, एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड ही जा रहा है, और रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजिशन, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब ये इक्विलिब्रियम का एक सवाल है, इक्विलिब्रियम के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि भाई एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, एक्सोथर्मिक हमने वहाँ पे, मैंने आपको नोट्स में भी दिखाया था, लिख के भी दिखा दिया था सारी चीज़ें, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप दोबारा कहूँगा कि आप उसको जाके पहले पढ़ें। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड आएगी। कहाँ आएगी भाई, यहाँ पे डायरेक्शन बैकवर्ड आएगी, यानी कि इस तरफ से इस तरफ आएगी। इसकी यील्ड बढ़ेगी, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, और इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी क्योंकि इस तरफ आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन है भाई, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2। ये सही है, बिल्कुल ये सही है आंसर कि भाई इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2। द कंसंट्रेशन ऑफ SO3
इंक्रीजेज नहीं ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ये डिक्रीज तो चलो समझ आता, अगर डिक्रीज होता फिर यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आ जाती, भाई दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अच्छा हुआ इंक्रीज है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द कंसनट्रेशन ऑफ SO3 स्टेज कॉन्स्टेंट एट द टेम्परेचर इंक्रीजेज, नहीं नहीं, कॉन्स्टेंट तो नहीं रहेगा ना, बैकवर्ड आएगा तो। SO2 एंड O2 डिक्रीज होगा, नहीं नहीं डिक्रीज हो ही नहीं सकता, तो इसलिए बस एक ही ऑप्शन सही लग रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसलिए देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि एक पहला ऑप्शन सही समझ आ गया कि भाई हाँ यार ये तो सही है, लेकिन स्टिल आप जो है क्या करोगे, सारे ऑप्शन को जो है लाजमी तौर पे एक दफ़ा पढ़ोगे। सही है, फिर उसके बाद बस यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद 7 MCQs रह गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 MCQs रह गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ताकि जो है फिर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास कवर हो जाए, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।